हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन डिसऑर्डर्स की जो कि हमारे मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड हैं। वैसे तो कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारी मांसपेशियों और कंकाल प्रणाली से संबंधित हैं, पर इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी NCERT में मेंशन किए गए हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। माइस्थेनिया ग्रेविस इज़ अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अर्थात माइस्थेनिया ग्रेविस एक दीर्घकालिक ऑटो इम्यून विकार है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, तो देखिए, यूजुअली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो फॉरेन पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और फिर वो एंटीबॉडी फॉरेन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है जो कि हमारी बॉडी के खुद के हेल्दी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, और ऐसी ही कंडीशन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब एक्चुअली माइस्थेनिया ग्रेविस में हो क्या रहा है, आइए जानते हैं। गाइज, आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा और आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में भी जानते होंगे, जहाँ पर इम्पल्स का ट्रांसफ़र न्यूरॉन से मसल्स में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा साइनेप्टिक नोब है जो कि हमारे न्यूरॉन का ही पार्ट है, और इस साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। अब जैसे ही मोटर सिग्नल न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब में पहुंचता है, साइनेप्टिक नोब में प्रेजेंट साइनेप्टिक वेसिकल्स मूवमेंट करने लगती हैं और आगे जाकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाती हैं। अब साइनेप्टिक वेसिकल्स जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था वो जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होती हैं तो उनके अंदर भरा न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब और मसल सेल के बीच का जो ये खाली स्पेस है इसी को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मसल सेल की शार्कोलेमा पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं एंड इन्हीं रिसेप्टर्स पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड होते हैं और मसल सेल की शार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियो में बताया था। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए जो कि जाकर बाइंड होते हैं मसल सेल की शार्कोलेमा पर प्रेजेंट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स से। एंड माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है जो कि इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को ही डैमेज करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज़ बनने लगें जो डिस्ट्रॉय कर रहे हों एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, तो जब न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स रहेंगे ही नहीं तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन किससे जाकर बाइंड होगा, यानी कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे पैरालिसिस की कंडीशन आ जाएगी एंड स्केलेटल मसल्स वीक होने लगेंगी। सो दिस इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस। अब हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मांसपेशियों में एक प्रोटीन होता है जिसे डिस्ट्रोफिन कहा जाता है। आमतौर पर हम मांसपेशियों में एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मांसपेशियों में डिस्ट्रोफिन नाम का भी एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रोफिन का उत्पादन बंद हो जाता है या कम हो जाता है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे। इस प्रोजेक्ट में यह बताया गया है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाला डिस्ट्रोफिन जीन मानव शरीर का सबसे बड़ा जीन है। डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशंस के कारण डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का प्रोडक्शन या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने पर रिस्पायरेटरी मसल्स जैसे कि डायफ्राम वीक हो जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है।
इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित व्यक्ति को भोजन निगलने में भी समस्या हो सकती है, क्योंकि निगलने की क्रिया में शामिल मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। इन समस्याओं के कारण समय पर उचित देखभाल और उपचार न मिलने पर यह स्थिति व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। आइए एक डायग्राम के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये एक डायग्राम है, इसको दिखाने का पर्पस है सिर्फ आपको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की लोकेशन बताना। वैसे तो नीट जैसे एग्ज़ाम में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की लोकेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे बाइसेप की मसल है। इस बाइसेप की मसल के अंदर कई सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं जिनको फेसिकल्स कहा जाता है। अब इस बाइसेप की मसल के अंदर से हमने एक बंडल ऑफ मसल फाइबर को यानी कि एक फेसिकल को बाहर निकाला। अब इस फेसिकल के अंदर से हमने एक मसल फाइबर यानी कि एक मसल सेल को बाहर निकाला। वेल गाइज, आप सभी को पता है कि मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। तो ये रहा अपने मसल सेल का मेम्ब्रेन सार्कोलेमा। अब इस सार्कोलेमा पर कई सारी प्रोटीन्स की सहायता से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है और नीचे जाकर ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल सेल के एक्टिन फिलामेंट से जुड़ा होता है। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है जो सेल के अंदर के एक्टिन फिलामेंट्स को सेल की बाहरी सार्कोलेमा से जोड़ता है, जिससे मांसपेशियों की स्थिरता और संरचना बनी रहती है। लेकिन जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होता है तो मसल सेल की सार्कोलेमा कमज़ोर हो जाती है, जिससे मसल सेल बार बार टूटने और क्षतिग्रस्त होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं। इससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इसका डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। इसलिए यह रोग पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि पुरुष के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर उस पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का डिफेक्टिव जीन होता है तो वे इस रोग से प्रभावित होते हैं। महिलाओं में यह रोग स्वयं विकसित नहीं होता, क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और अगर एक एक्स पर डिफेक्टिव जीन होता है तो दूसरे एक्स क्रोमोसोम से स्वस्थ जीन का प्रभाव होता है। हालांकि महिलाएं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वाहक हो सकती हैं और इसे अपने बच्चों तक पहुंचा सकती हैं। तो ये था ऑल अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब हम बात करते हैं अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अर्थ्रोस, जिसका मतलब होता है जॉइंट्स, एंड दूसरा शब्द है आइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अर्थराइटिस का सिंपल सा मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स। वेल गाइज, कई लोग सोचते हैं कि अर्थराइटिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ कंडीशन, बट इन रियलिटी इसके कई सारे प्रकार होते हैं। हालांकि 3 मुख्य प्रकार सबसे सामान्य हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड गाउट। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में आपकी एज के साथ आपकी बोन्स के एंड में प्रेजेंट आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन होने लगता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने और कमज़ोर होने लगते हैं, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। जैसे जैसे हमारी एज समय के साथ बढ़ती जाती है, वैसे ही समय के साथ इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन होता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने और कमज़ोर होने लगते हैं, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होने लगता है और इसी कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के टिश्यूज़ पर अटैक करता है, स्पेसिफिकली जॉइंट्स पर। यह जॉइंट्स के साइनोवियल मेम्ब्रेन को टारगेट करता है, जो कि जॉइंट्स के अंदर हैं और साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने के कारण साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में सूजन, दर्द, यहाँ तक कि परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। जब इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है तो साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और पेन होने लगता है। इसी कंडीशन को रूमेटाइड अर्थराइटिस कहा जाता है। एंड नाउ हम बात करते हैं गाउट की। यह एक ऐसी कंडीशन है
जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण होती है। इसमें शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो जोड़ों में क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो जाती है और सूजन तथा दर्द का कारण बनती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो पैर के एमटीपी जॉइंट पर यानी कि मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से इस जॉइंट पर स्वेलिंग आ गई है। इस जॉइंट को मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट इसलिए कहा क्योंकि ये जॉइंट पैर के बोन मेटाटार्सल और फैलेंजियल बोन के बीच का जॉइंट है। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां नाजुक हो जाती हैं क्योंकि हड्डियों की संरचना में छिद्रों का आकार बढ़ने लगता है, जिससे वे अधिक नाजुक हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है क्योंकि यह शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ना हो पाने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करते हैं। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने में मदद करता है क्योंकि ये ब्लड से कैल्शियम को ले जाकर बोन्स में उसका एब्जॉर्प्शन करा देता है, जबकि पैराथॉर्मोन हड्डियों से कैल्शियम को रिलीज़ करके ब्लड में लाता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस से हड्डियों में कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे हड्डियों की डेंसिटी कम हो सकती है। आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में ऑस्टियोपोरोसिस से अधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि महिलाओं में एक स्टीरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन होता है जो हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में सहायक होता है। एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियों के टूटने की दर बढ़ जाती है, जिससे पोस्ट मीनोपॉजल महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं टेटनी के बारे में। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में अचानक बिना इच्छा के स्पैज़म्स होते हैं, यानी कि मसल्स में सडनली वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। ये समस्या उस समय होती है जब शरीर के रक्त या अन्य तरलों में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट डिसऑर्डर ऑस्टियोमलेशिया की। ऑस्टियोमलेशिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिकेट्स। ये एक विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हड्डियों की संरचना बदल सकती है और हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। ये समस्या विशेष रूप से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया के रूप में प्रकट होती है। तो यहाँ पर जाकर ये वीडियो समाप्त होता है। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.